survive now when I look in your heart. मेरे इस YouTube चैनल एसकेएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक पाठ लेकर के आए हैं, समास परिचय। समास परिचय के अंदर हम जानेंगे समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, समास के भेदों की परिभाषाएं क्या हैं। तो इससे आपको बड़ा लाभ होगा। यदि आपको लगे कि आप लाभ हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो देखिए, समास परिचय। समास क्या है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। संधि में दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है और दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। दो शब्दों का मेल कैसे, जैसे मैंने परिभाषा यहां पर लिख दी है पहले ही। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, जैसे संधि में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। उसी तरीके से यहां भी दो पद होते हैं, एक को हम पहले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। तो जैसे हमने ये उदाहरण दिया है, एक राजा का पुरुष। एक दो तीन शब्द हैं, तीनों शब्दों को मिला करके हमने एक संक्षिप्त शब्द बना दिया है, राजपुरुष। तो राजा का पुरुष जो है, इन शब्दों से मिल करके ये समास हुआ है राजपुरुष। यहां पर दो छोटी छोटी बातें हैं। ये तो है समास या समस्त पद, और ये है समास विग्रह। विग्रह कैसे, समस्त पद का मतलब है, एक तो होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। समस्त पद जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, उसको तो कहते हैं हम समस्त पद। और समास विग्रह होता है, ये राजपुरुष जो रूप है वो समस्त पद का रूप है, इसको हम समास या समस्त पद भी कह सकते हैं। उसी तरीके से समास विग्रह है, एक शब्द को अलग अलग करके कई शब्दों में बांटना या कई शब्दों में विभक्त करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे ये रूप है समस्त पद है और राजा का पुरुष ये समास विग्रह है। इसके पश्चात हम बात करते हैं, समास जो है, समास का एक सामान्य अर्थ है संक्षेपण। संक्षेपण अर्थात संक्षेप करना, शब्द को संक्षिप्त करके लिखना। तो हम अगर हमें अच्छी परिभाषा लिखनी है तो हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। और जब हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हम परिभाषा लिख सकते हैं समसनम समासः। तो ये हम कर चुके हैं। संस्कृत में जब परिभाषा लिखते हैं तो छोटी सी परिभाषा है बिल्कुल, समसनम समासः। ये छोटी सी परिभाषा हम समास की लिख सकते हैं। तो शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके लिखना समास कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं समास के भेदों की। जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो समास के चार भेद माने गए हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। दो उपभेद हैं तत्पुरुष समास के, कर्मधारीय और कर्मधारीय समास और द्विगु समास को यहां संस्कृत में तत्पुरुष समास के उपभेद माना गया है। लेकिन जब हम हिंदी की बात करते हैं
तो हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो मैं यहां लिख देता हूं नाम इनके। समास के भेद। तो पहला जो भेद है समास का, अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है द्वंद्व समास। और चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। और 2 उपभेद माने गए हैं, कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तो भेद 6 ही है। थोड़ा सा संस्कृत में ये तत्पुरुष के उपभेद माने गए हैं और हिंदी में इनको अलग से समास माना गया है। तो यहां पर हम इनका संक्षिप्त रूप से केवल परिभाषा के माध्यम से, परिभाषा के तरीके से ही इनको कर पाएंगे। फिर एक एक समास करके उदाहरण के साथ हम इनको करेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास है। एक शब्द है अव्यय। अव्यय से क्या अभिप्राय है? हमने व्याकरण के अंदर विकारी और अविकारी शब्द पढ़े होंगे। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उनको हम अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द होते हैं जो किसी भी प्रकार से बिल्कुल नहीं बदलते हैं, जैसे वचन के कारण, लिंग के कारण, कारकों के कारण इनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे पुल्लिंग में प्रयोग करें, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग करें, चाहे एक वचन में प्रयोग करें और चाहे हम बहुवचन में इनका प्रयोग करें, चाहे किसी भी प्रकार के कारक में हम इनका प्रयोग करें, तो इनमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता है। वो अव्यय शब्द होते हैं। और उपसर्गों का प्रयोग भी इनमें किया जाता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद यानी पहले पद का मतलब है पूर्व पद। पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उभय पद यानी दोनों पद प्रधान हैं और इसमें अन्य पद प्रधान है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है जो कि उपसर्ग या अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं यानी उभयपदी होता है द्वंद्व समास। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो अब हम यहां इनकी परिभाषाएं कर लेते हैं। अब हम एक एक करके सारे समासों की परिभाषा करते हैं। जैसे पहला हमारा समास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो संस्कृत में हम एक छोटी सी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। यानी जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पूर्व पद जो होता है
अव्ययी भाव समास में वो या तो अव्यय होता है और या फिर उपसर्ग होता है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि जिस समास में पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समलम, यहां पर स जो है वो उपसर्ग है, मलम शब्द है, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मलेन सहितम। जैसे एक उदाहरण और दिया गया है, उपगंगम गंगाया समीपे, तो उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग के योग में जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समीपे या समीपम शब्द का प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो इतनी परिभाषा से हम जब 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की जब बात करते हैं, 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए केवल इतनी ही परिभाषा उचित है। हम इतना ही कर सकते हैं, इतने से हमारा काम चल जाएगा। जो सिलेबस में, जो पाठ्यक्रम में जो परिभाषाएं हैं वो केवल परिभाषाएं आती हैं, तो इतनी परिभाषा से हमारा काम चल जाता है। दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास, प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। उत्तर पद, यहां तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें मैंने लिखा है जिस समास में दूसरा पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से यहां समझाया गया है, हस्तलिखितः, हस्तलिखितः हाथ के द्वारा लिखा हुआ। जब हिंदी में विग्रह करते हैं तो हम लिख सकते हैं हाथ के द्वारा लिखा हुआ, और जब संस्कृत की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं हाथ के द्वारा में करण कारक है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तो हस्तेन तृतीय विभक्ति, हस्तेन लिखितः, इसका अर्थ भी हाथ के द्वारा लिखा हुआ ही होता है। तत्पुरुष समास में कई भेद बताए गए हैं तत्पुरुष समास के, जैसे विभक्ति तत्पुरुष समास है, अलुक तत्पुरुष समास है, उपपद विभक्ति तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो ये 6 भेद लगभग इसके माने जाते हैं, तो वो हम अभी उनको एक एक करके करेंगे। तो यहां हम तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप से। वैसे तो ये जो 4 हैं इनको समझना जरूरी है, हम इनको समझ लेंगे, परिभाषाओं की जरूरत नहीं है, इनको हम समझ लेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। और द्विगु समास और कर्मधारय की परिभाषा हम करेंगे। तो पहला है यहाँ पर विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति का मतलब है जो प्रथमा से लेकर के संबोधन तक विभक्तियां होती हैं, उन विभक्तियों से यहाँ मतलब है। तो द्वितीय से लेकर के द्वितीय तत्पुरुष समास कह सकते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास कह सकते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास कह सकते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास कह सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ये विभक्ति तत्पुरुष समास के भेद माने गए हैं। जैसे द्वितीय में हमने उदाहरण किया था ग्रामगतः, तो जब हम विग्रह करेंगे यहां पर तो बन जाएगा ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति आई है तो इसको हम द्वितीय तत्पुरुष समास मानेंगे। और एक उदाहरण हमने किया था हस्तलिखितः, हस्तलिखितः जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हस्तेन लिखितः, हस्तेन लिखितः। तो यहां पर हस्तेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, तो इसको हम तृतीय तत्पुरुष समास कह सकते हैं। एक उदाहरण है चतुर्थी का, जैसे भूत बलि। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो भूतेभ्यः बलि। तो यहां पर भूतेभ्य हमें चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है तो हम इसको
चतुर्थी तत्पुरुष समास कह सकते हैं। और विद्या, विद्यालय, विद्यालयः, विद्यायाः आलयः। विद्यायाः आलय, यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है तो हम इसको षष्ठी तत्पुरुष समास कह सकते हैं। और सप्तमी में जैसे युद्ध कुशलम, तो यहां पर युद्धे कुशलम, युद्ध में कुशल, तो युद्धे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है तो यहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जिनमें जिस भी विभक्ति का प्रयोग होगा वो वही विभक्ति, उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास माना जाएगा। जैसे भूतेव्य बलि में पंचमी विभक्ति है तो पंचमी तत्पुरुष, विद्यायाः में षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष, युद्धे में सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार से विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर दूसरा है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, अलुक, जिसमें लुक का मतलब होता है लोप, जिसमें किसी विभक्ति का लोप नहीं होता है उसको अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। कि जिस समास में किसी विभक्ति का लोप नहीं होता है, विभक्ति जो की त्यों बनी रहती है, उसको हम अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एक शब्द है दिवम गतः, दिवम गतः, तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो दिवम गतः, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। दिवम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, यूं की यूं रही है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। एक उदाहरण है सरसिज, सरसिज, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो सरसी ज, सरसी ज, तो सरसी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है तो यहां पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरा है हमारा उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में जब हम उपपद तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो उपपद तत्पुरुष समास में क्रिया का संक्षिप्त रूप वहां पर दिखाया जाता है और वही संक्षिप्त रूप से ही उसका फिर विग्रह किया जाता है। जैसे एक शब्द है हमारे पास जलज, तो जले जायते इति, जले जायते इति, यानी हम कह सकते हैं हिंदी में जब करेंगे जलज का तो जल में उत्पन्न होने वाला। तो यहां पर जो जय शब्द है वो जायते धातु का संक्षिप्त रूप है, जन धातु का संक्षिप्त रूप यहां पर प्रयोग किया गया है। एक शब्द है जलद, जलद का जब हम विग्रह करेंगे जलम ददाति इति, जल देने वाला, तो द यहां पर जो है दा धातु के रूप में, दा धातु का संक्षिप्त रूप यहां पर प्रयोग किया गया है। उपपद में धातु का संक्षिप्त रूप प्रयोग किया जाता है। अब है नय तत्पुरुष समास। नय का ए बचता है, नय जो है उसका ए बचता है, तो हम कह सकते हैं भाई जिन शब्दों के प्रारंभ में ए या अन लगा हुआ हो वहां पर नय तत्पुरुष समास
होता है। जहां पर ए या अन से बना हुआ शब्द, शब्द के प्रारंभ में ए या अन लगा हुआ हो, वहां पर नय तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक शब्द है असत्यम, असत्यम न सत्यम, जब विग्रह करेंगे तो ए का बन जाएगा न। जब हम असत्यम का समास विग्रह करेंगे तो इस ए का बन जाएगा न। जो सत्य नहीं है वो असत्य है। जैसे अब्राह्मणम, अब्राह्मणः न ब्राह्मणः, न ब्राह्मणः, जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण है। और अज्ञानम, अज्ञानम न ज्ञानम, जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। फिर है अनुचित, अनुचित न उचित, न उचित वो अनुचित है। तो इस प्रकार से नय तत्पुरुष समास हम कर सकते हैं। ए या अन के स्थान पर न का प्रयोग हो जाता है। जब विग्रह करते हैं तो ए या अन के स्थान पर न का प्रयोग करते हैं। तो अब हम द्विगु समास और कर्मधारय समास की परिभाषा करेंगे। द्विगु समास, संस्कृत में हम छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं, संख्या पूर्वः द्विगु, यानी कि पूर्व में जिसकी संख्या होती है वो द्विगु समास होता है। हिंदी में मैंने परिभाषा लिखी है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, पहले पद का मतलब यहाँ पूर्व पद से, तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है पंचवटी, पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः। तो हिंदी में जब हम करते हैं तो पांच वटियों का, पांच वटों का समूह कह सकते हैं, पांच वटियों का समूह कह सकते हैं, पांच वटों का समूह कह सकते हैं। तो द्विगु जो समास है वो एक समूह होता है। तो समाहार का मतलब यहाँ समूह है। पंचानाम वटानाम समाहार है, पांच वटियों का समूह। जैसे त्रिभुजम है, त्रयाणाम भुजानाम समाहार है, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज होता है। तो इसी प्रकार से पंचपात्रम है, पंचरात्रम है। तो जहां भी पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। दूसरे में अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है और दूसरा पद होता है, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का भाव होता है। उपमान उपमेय का भाव कैसे होता है? उपमान पहला जो पद है वो दूसरे पद का विशेषण होता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम बताएंगे आपको। तो जिस समास में पहले पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय का भाव हो, वहां उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमलम, यहां पर दो पद हैं, एक तो है नील और एक कमलम। तो नील जो है, नील का अर्थ है नीला और कमल का अर्थ है कमल। तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो कमल और नील, नीला तो है कमल का विशेषण और कमल है यहां पर विशेष्य। नील कमलम पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य। और जब हम तुलना की बात करते हैं, तुलनात्मक बात करते हैं, तो उपमान और उपमेय, मैं थोड़ा बता देता हूं उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। तो उपमान होता है जो शब्द तुलना करता है, जो शब्द तुलना करता है वो उपमान, और जिस शब्द के साथ तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। यहां तुलनात्मक है
और ये विशेषण विशेष्य। विशेषण होता है जो शब्द विशेषता बताए वो, और विशेष्य होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर नील जो है वो विशेषण है और कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो कमल यहाँ पर विशेष्य है। तो नील कमलम, नीलम च तत् कमलम, नीला है जो कमल। और कज्जल मलिनम, ये उपमान उपमेय का उदाहरण है। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान मैला। जितनी काली काजल होती है उतना ही उसके समान ही जो मैला है उसको कहा गया है कज्जल मलिनम। तो यहाँ पर कज्जल और मलिनम, कज्जल उपमान है और मलिनम उपमेय है। तो इस प्रकार से हम इनको आराम से कर सकते हैं। अब दो समास और हमारे बाकी हैं, उनकी परिभाषाएं भी हम करेंगे। तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की भी छोटी सी परिभाषा है, प्रायेण उभय पद प्रधान द्वंद्व। उभय पद प्रधान का मतलब है दोनों पद। तो प्रायेण उभय पद प्रधान द्वंद्व, यानी उभय पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अगर सामान्य अर्थ हम लें तो द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा, वाद विवाद। और झगड़ा और वाद विवाद दो समान व्यक्तियों में होता है। जैसे जितना महत्व माता का है उतना ही महत्व पिता का है। दाल रोटी है, जितना दाल का महत्व है उतना ही रोटी का महत्व है। और शीतोष्णम, जितना सर्दी का महत्व है उतना ही गर्मी का भी महत्व होता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का समान अस्तित्व होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मात पितरौ, मात पितरौ, माता और पिता, माता च पिता च। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च तयोः समाहारः, यानी ये समाहार है, एक समूह है। और पितरौ, पिता च, माता च, पिता च। पितरौ का मतलब भी यह माता और पिता दोनों से है। तो मैं सामान्य जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि द्वंद्व समास भी तीन प्रकार का होता है। पहला जो है इसमें इतरेतर समास। इतरेतर समास में दोनों पदों का समान अस्तित्व होता है। जैसे हमने मात पितरौ शब्द किया, तो मात पितरौ इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इस समास में दोनों पदों का समान अस्तित्व होता है। दूसरा है इसमें समाहार द्वंद्व समास। समाहार का मतलब समूह से है। तो यहां पर हम एक सामूहिक अर्थ को प्रधानता देते हैं। समाहार का मतलब यहां समूह से है। और इस समास में समाहार द्वंद्व समास में समाहार यानी सामूहिक अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे हमने ये किया था, शीतोष्णम शीतम च उष्णम च तयोः समाहारः। तो यहां पर इसकी प्रधानता होती है। और फिर होता है अंत में तीसरा, एक शेष द्वंद्व समास। एक शब्द से ही दो तीन शब्दों का अर्थ निकल जाता है। एक ही शब्द जहां पर शेष रहता है वहां पर एक शेष समास होता है। जैसे पितरौ शब्द है तो माता च पिता च के लिए हम पितरौ शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे भ्रातरौ शब्द है, भगिनी च भ्राता च। तो भगिनी का अर्थ इसमें मिल गया है, इसमें लुप्त रूप से इसके अंदर समाया हुआ है। तो तीन प्रकार के भेद हमने यहां पर किए। अंत में हम करेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की छोटी सी परिभाषा यहां संस्कृत में लिखी हुई है। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास है। यहाँ अन्य पद से मतलब है कोई दूसरा तीसरा पद। दो पद तो यहां पर हैं ही, समास में दो पद होते हैं, तो दो पद तो यह है। अन्य पद का मतलब है किसी तीसरे पद से। तो अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास।
जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद अर्थात तीसरा पद प्रधान बन जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताया है, पीताम्बरः, पीतानि अम्बराणि यस्य सः। तो पीताम्बर लिख सकते हैं हिंदी में हम, पीले हैं वस्त्र जिसके वह, पीले हैं वस्त्र जिसके वह विष्णु। यहां पर ना तो पीतानी शब्द प्रधान है ना अम्बराणी शब्द प्रधान है, यहां पर विष्णु कोई अन्य पद आकर के प्रधान बन जाता है विष्णु। तो विष्णु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है पीताम्बरः। तो पीतानि अम्बराणि यस्य सः। फिर दूसरा है दशाननः, दश आननानि यस्य सः। ना तो यहां दश की प्रधानता है और ना ही आननानि की प्रधानता है, यहां प्रधानता है तो रावण की प्रधानता है। तो दश आननानि यस्य सः, 10 सिर है जिसके वह कौन, रावण। तो यहां पर रावण आकर के प्रधान बन गया है। तो ये हमारी परिभाषाएं पूरी हो चुकी हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में उभय पद दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होते हैं। तो ये हम आसानी से इस समास का परिचय आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।